अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपका प्रोग्राम, आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके जनाब डेली की हमारे नए टॉपिक, नई बात, नई सुबह के साथ, नए आगाज़ के, नए अंदाज के साथ आपसे मुलाकात होती है। और आज का टॉपिक बहुत ख़ास है। ख़ास इस वजह से भी है कि बहुत से लोग जो है वो हमसे पूछते भी हैं और हमें बताना भी चाहिए, क्योंकि जब हम एक सोशल इश्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं जिस पे हमारी तवज्जो नहीं है। वो हैं हमारे बिहेवियर्स, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा दूसरों के साथ चलना, दूसरों के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन दूसरों के लिए अच्छी सोच रखना और दूसरों के लिए अच्छा करना। अक्सर औक़ात हम देखने में लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और लोगों को बताने में भी हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनके साथ वो डॉच करते हैं और उस जगह जाकर उनकी जो है वो उनके लिए मुश्किल क्रिएट कर देते हैं कि वो आपके बारे में अच्छा या बुरा कोई भी एक डिसीजन जो है लेने में कामयाब हो जाते हैं। जब हम किसी शख्स को इस लेवल तक ले आते हैं कि वो आपके बारे में कोई भी ऐसा डिसीजन कर ले जो सही या गलत है, वहीं पे आके रिलेशंस ब्रेक होते हैं। लोग कहते हैं कि ब्रेकअप्स क्यों होते हैं, हमारे रिलेशंस ख़राब क्यों होते हैं। आज की जो नई नस्ल है, एक तो तेज़ बहुत हैं, बर्दाश्त की कैफियत बहुत कम है, सब्र इस्तिकामत नहीं है, लेकिन जो भी है ये क्या है, क्यों हम अपने माँ बाप से, क्यों हम अपने बहन भाइयों से, क्यों हम अपने दोस्तों से, क्यों हम अपने प्यार करने वालों से झूठ बोलते हैं। झूठ बोलकर हम अपना एक म्यार, एक बिल्डिंग सेट करते हैं और उसके बाद उसी म्यार, उसी बिल्डिंग को अपने ही हाथों से गिरा देते हैं और फिर कहते हैं कि सामने वाले ने हमारे साथ धोखा कर दिया। अब ये धोखा होता कैसे है? ये जो आप रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? आप अपने वालिदैन की अगर इज़्ज़त नहीं कर रहे तो ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सिर्फ यंगस्टर्स के साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़रा थोड़े पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो रिश्तों को निभाया करते थे, वो रिश्तों को लेके चला करते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता। इसी पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान के नामवर लीडरशिप्स जो है ट्रेनर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक लीडर बनाने में कामयाब हैं, क्योंकि लीडरशिप ट्रेनर जो होता है वो मोटिवेशनल स्पीकर से कहीं आगे की बात है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो अपनी बात से किसी को भी अच्छाई या बुराई की तरफ मोटिवेट कर सकता है, लेकिन जो लीडरशिप ट्रेनर होता है वो लीडरशिप क्रिएट करता है। वो एक शख्स को प्रोमिनेंट करके उसको ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी आसान कर देता है। हमारे साथ हैं जिब्रान बशीर, द वेरी फेमस ऑथर भी हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं, लीडरशिप कोच भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इतने सारे डेजिग्नेशन हैं आपके, माशाल्लाह, इतने सारे काम करते हैं आप जिब्रान, तो कैसा लगता है आपको कि ये सारे काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं? बस लोगों के लिए ये चीज़ें प्रोफेशन होती हैं, मेरे लिए ये सारे के सारे काम मेरा पैशन है, तो इसलिए सारे ही हो जाते हैं और बड़े मज़े से हो जाते हैं। सही है, ये आपका पैशन है। आपने बहुत अच्छी बात की है। पैशन जो है ना वो शौक का कोई मुल नहीं है, ये पक्की बात है। और शौक बंदे को जिस चीज़ का भी वो आसान हो जाता है। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि आप भी इस पर काम कर रहे हैं और हम भी इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं लोगों के रवैयों की वजह से। हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो आज के रिश्तों की कदर और अहमियत को समझने से बिल्कुल ही अलग एक दुनिया की जो है वो चीज़ बन गए हैं। क्या वजूहात हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ पिछले कोई 10-15 सालों से कि जो हमारी यूथ है उसकी जो हम ग्रूमिंग या उसकी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कर रहे हों या हम यूट्यूब के डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए कर रहे हों या वो हम वैसे लेक्चर्स के ज़रिए कर रहे हों, तो वो सारे का सारा फोकस हमने उनके करियर्स के ऊपर, उनकी जॉब्स के ऊपर या फिर बिज़नेस के ऊपर या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर रखा हुआ है कि जो यूथ है उसका ये माइंडसेट डेवलप हो। और ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। हमें यूथ को उनके प्रोफेशनलिज्म की साइड के ऊपर लाजमी जो है वो ट्रेन करना चाहिए है और उनको टारगेट ओरिएंटेड बनाना चाहिए, उनको लीडर बनाना चाहिए है, लेकिन सिर्फ यही लाइफ का एक हिस्सा नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर, हर कोई ट्रेनर और हर यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को एक पैसा बनाने की मशीन बनाना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ बस ये चाह रहे हैं कि यार या तो ये सक्सेसफुल अपनी जॉब्स पर हो जाए या ये अपने बिजनेस पर हो जाए, लेकिन फोकस ऑन रिलेशनशिप्स नहीं है कि उनको ये भी साथ साथ सिखाया जाए कि यार ज़िंदगी में कामयाबी का एक मतलब ये भी है कि आप कितने बेहतर अंदाज से अपने मल्टीपल रिलेशनशिप्स
को लेकर चलते हैं, वो पेरेंट्स के साथ है, वो वाइफ के साथ है, वो दोस्तों के साथ हैं, वो दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ हैं, तो हम बेसिकली लोग हैं जो आपकी जात के साथ जुड़े होते हैं, सारे सबको आपने जो है वो लेकर चलना होता है। तो वो कैसे लेकर चलना है और क्यों लेकर चलना है? एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर ये पता चला है कि जो हमारी जनरेशन Z है, जो आफ्टर 1996 पैदा हुई है और 2010 तक पैदा हुई है, उनकी प्रेफरेंसेस में, यानी टॉप 10 प्रेफरेंसेस में कहीं पर भी रिलेशनशिप बिल्डिंग है ही नहीं। राइट, ठीक है। तो जब वो प्रेफरेंसेस ही नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर्स नेगेटिव होंगे टुवर्ड्स द अदर पीपल, और ये एक ऐसा केओस है जिसके अंदर खुद वो यूथ भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि जब वो किसी के साथ ठीक नहीं चल रही होती तो फिर वाइस वर्सा दूसरे भी उनके साथ ठीक नहीं चल रहे होते। तो ये एक ना एक पूरी एक प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन जो है वो ये है कि यूथ को उनकी प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो भी सिखाई जाए। बहुत अरसे से ये बात मैं अपने प्रोग्राम में करती हूँ और कर रही हूँ, बाहियत माहिर नफ्सियात भी करती हूँ कि हमारे पास रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए कोई ट्रिक्स, कोई टिप्स मौजूद नहीं है। हमारे पास सिर्फ बिल्ड करने के लिए, एक डॉक्टर बनाने के लिए, एक इंजीनियर बनाने के लिए, एक प्रोफेसर बनाने के लिए, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी बनाने के लिए सारे गैजेट्स हैं, सब चीज़ें हैं, सब बन गए। वो आपकी वाली बात, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आ गए, सब लोग आ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि रिश्तों के तकद्दुस को निभाने के लिए किस तरह अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है। और आपने रिश्तों को अगर निभाना है तो फिर आपकी अपनी ज़ात कहाँ है और दूसरे को आप क्या मुकाम और क्या लेवल दे रहे हैं। आज देख लें माँ बाप की इज़्ज़त कितनी रह गई है। जो आज की हमारी यूथ है वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त कितनी करती हैं। कोई इज़्ज़त और कोई तकरीम और कोई अदब और कोई लिहाज नहीं है। माँ बाप को जो है वो तू तड़ाक से भी बुलाया जाता है, तुम से भी बुलाया जाता है, और हर चीज़ पर जो है वो उनको डांटा भी जाता है। तो ये जो चीज़ें आ गई हैं, अगर ये डेवलप होते होते आगे तमाम नस्लों में कन्वर्ट हो रही हैं, क्योंकि वही नस्लें आगे दूसरी नस्लें कन्वर्ट करेंगी, तो ये चीज़ तो बढ़ते बढ़ते एक दिन रिश्तों का तकद्दुस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये जो अभी डॉक्टर साहब आपने बात की है ना, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर ना मैं एक चीज़ ऐड करना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पर बच्चों को लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हों, वहीं पर ना एक और मामला भी, हम कहते हैं ना पेरेंट्स की इज़्ज़त करें। मैंने जो चीज़ अपने माशरे में नोट की है वो ये की है कि बड़े भी सिर्फ और सिर्फ फॉर ग्रांटेड इस चीज़ को ना लें अपनी एज के मुताबिक या एक रिश्ते के मुताबिक कि हम बड़े और बाय एनी मीन हम अब ज़िंदगी में जो मर्जी पुठी सीधी हरकतें भी कर दें, हमारा छोटा हमारी इज्जत ही करे। दिस इज अ टू वे प्रोसेस। बड़े को बड़े की तरह बिहेव करना है, छोटे को छोटे की तरह बिहेव करना है, तभी ही ये चीज़ चलती है। जब हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार हम बड़े हो गए, फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा हो गया, सब हमारी इज्जत करें, ये लाजिम हो गया, ये ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे 15 साल पहले पैदा हो गया, 20 साल पहले पैदा हो गया, हरकतें उसकी हमसे भी 15 साल छोटे वाले बच्चे की हैं, या वो मैच्योर ही नहीं है, तो हम उसकी एज के ऊपर उसकी क्या इज्जत करें? तो जो इज्जत है ना वो होती है दो वजूहात की बेस पे, कि एक अगले की अकल और समझ कितनी है, उसका तजर्बा कितना है, और दूसरा ये कि वो किस तरह की आपके साथ बिहेवियर रख रहा है, वो कैसे आपके साथ रिस्पेक्ट रख रहा है। तो जो रवैये हैं वो इस तरीके से उनका तयन होता है। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि एक बड़ी रिलेशनशिप्स को लेकर कैसे चला जाए, मेरे से जब अक्सर ये सवाल किया जाता है, और ये ज़्यादातर मेरे से लोग सवाल करते हैं जब वो बिजनेसेस के अंदर अपने पार्टनर्स के साथ रह रहे होते हैं और पार्टनरशिप के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, या फिर मैरिजेस के अंदर जब लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा देखिए, यहाँ दोनों ही सिमत में, जहाँ बिजनेस की बात आती है, जब आपका पार्टनर है, और एक आपके घर का पार्टनर है जो आपका लाइफ पार्टनर है, ये दोनों ही पार्टनर जब इनमें से कोई एक भी ये फैसला कर ले कि मैंने दूसरे से छुप के ये काम करना है, तो वहां पे ब्रेकअप जो है ना होने के चांसेस 80% नहीं 110% आ जाते हैं, क्योंकि दूसरे बंदे को फौरन इल्म हो जाता है कि इसने मुझसे ये बात छुपाई है। जो छुप के काम किया जाता है ना वो एक तो गलत होता है, और जब आपको पता है कि आप हर बात जो है वो किसी दूसरे को बता रहे हैं, लेकिन अब आप महसूस कर रहे हैं कि आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ चीज़ें उसने अपनी जो है वो कॉन्फिडेंशियल रख ली हैं, और उसके दोस्त भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके और लोग भी जिन्हें आप भी जानते हैं, जिन्हें आप अपना दोस्त कहते हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। परेशानी और प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप गलत काम में अपने दोस्तों का साथ दे के दूसरे दोस्त को धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब बताएं इसको कैसे कंट्रोल करें? और अगर आपको पता चल जाए कि ये आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जो है वो आपके साथ इस लेवल पे धोखा कर रहा है कि वो आपको बताना ही नहीं चाह रहा सच क्या है और छुपा रहा है, तो फिर आप क्या करें? गड़बड़ कहाँ पर हो रही है? जो आपने बात की है ना, ये आपने ना एक पेन पॉइंट रेज किया है कि यार छुपा रहा है। Yes. अब इस छुपाने को अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं रिलेशनशिप में ना 3 चीज़ें होती हैं और वो एक सीक्वेंस में होती हैं। पहली होती है इंटेंशंस,
दूसरी होती है एक्सपेक्टेशंस, और तीसरी होती है कम्युनिकेशन। ठीक है, बिल्कुल सही, राइट। और ये एक सीक्वेंस है, पहले इंटेंशन होगी, फिर एक्सपेक्टेशंस होंगी, और फिर कम्युनिकेशन होगी, राइट। इंटेंशन का मतलब ये है कि क्या यार फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ एक साथ इकट्ठे रहना भी चाहते हैं, क्या वो बिजनेस पार्टनर्स एक साथ इकट्ठे रहना भी चाहते हैं, या वो जो एक वक्त में दो लवर्स को आपस में मोहब्बत हुई थी, क्या वो अब एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि आर दे विलिंग टू लिव विद ईच अदर, आर दे विलिंग टू डू द बिजनेस विद ईच अदर। तो पहले तो ये सवाल है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यार मैं तो रहना ही नहीं चाहता, यार मैं तो रहना ही तो नहीं देखिए, फिर चाहती, तो बात खत्म हो गई ना। लेकिन लोग यहाँ पे ये नहीं कर रहे ना जिब्रान साहब, यहाँ पे नहीं कर रहे ये लोग बड़े चालाक हो गए हैं, लोगों के लेवल्स बड़े हाई हो चुके हैं इस टाइम धोखा देने के। वो कहते हैं हमने इसको भी रखना है, औरों को भी रखना है। वो कहते हैं ये भी रहे और भी रहे, जब कोई ना हो तब ये हो, और जब ये हो तो तब कोई और ना हो। अब इस अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हो रहा है, रिलेशनशिप में भी हो रहा है, बिजनेस में भी हो रहा है। वो देखिए एक बिजनेस से लोगों का दिल नहीं भरता, वो कहते हैं 2-2 4-4 बिजनेस ना हो हमें सुकून नहीं मिलता, 2-2 4-4 हमारे फ्रेंड्स ना हो, हमारे लाइफ पार्टनर ना हो, हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही है, ऐसे ही। अब आ गया, हमने करप्शन शुरू कर दी ऐसे ही अपने रिश्तों में, अपने बिजनेस में। तो हम कहाँ से वफादार हैं? और फिर ऐसे रिश्ते आप निभाना चाहे ना निभाना चाहे, एक ना एक दिन आके जब सच सामने आता है तो ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं। सो द मैटर इज दिस कि जो इंटेंशन है कि हमने रहना है या हमने नहीं रहना, वो निकल कहाँ से रही है? इंटेंशन निकल रही है किसी इंसान के करेक्टर से। और करेक्टर का मतलब ये है कि यार एक तो मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरा ये है कि यार मैंने सच बोलना है, और तीसरा ये है कि मैंने जो है यार वो कोई भी obnoxious हरकत नहीं करनी। अब द मैटर इज दिस कि जब हमारा करेक्टर ही वीक हो, हम झूठ बोलने के भी चैंपियन हो, हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी बुरा ना समझते हो, हम obnoxious किस्म की हरकतें करना भी आज का फैशन और ट्रेंड समझते हो, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि फिर इंटेंशन टूवर्ड्स रिलेशनशिप वो तो फिर कुछ रह ही नहीं ना जाएंगी। ठीक है, तो अगर हमने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द करेक्टर फर्स्ट। किरदार को पहले बनाना है और अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव करना है, ये एक बात है। और क्योंकि हमने ये नोट किया है, मैं ये देखता हूँ जब कोचिंग भी कर रहा होता हूँ और कपल्स की भी कोचिंग कर रहा होता हूँ या बिजनेस पार्टनर्स की भी कोचिंग कर रहा होता हूँ। मैं कहती हूँ जहाज से कम नहीं है ये काम। एक बंदा किसी और लेवल पे बात कर रहा होता है, दूसरा बंदा कोई और सोच रख के बात कर रहा होता है, दोनों की कोशिश ये होती है कि मैं सही हूँ और ये गलत है। और फिर एंड में जो बेचारा बंदा सही होता है ना, वो कहता है अच्छा मैं ही गलत हूँ, ये ठीक है। ये पता है क्यों होता है? ये अब आप आएगी सेकंड स्टेज पे। अगर तो इंटेंशंस ही नेगेटिव है, रहने ही नहीं चाहते या 2 नंबरी करना चाहते हैं, तो हम इंटेंशंस को ढक देते हैं रिलेशनशिप में, और किसी तीसरे के सामने जब हम जाते हैं ना फैसला कराने और ये कहते हैं कि यार साडा फैसला कर दो, तो वहां पर हो ये रहता है कि हम इंटेंशन को ढक रहे होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस पे बात कर रहे होते हैं। एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये होता है कि जी मैं इससे ये चाहता था, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, मैं ये चाहती थी, इसने मेरे साथ ये नहीं किया। तो हम एक्सपेक्टेशंस को मैनिपुलेट करके एक दूसरे पे मुद्दा डाल रहे होते हैं कि मैं तो ठीक चल रही थी या ठीक चल रहा था, इसने नहीं किया, इस वजह से जो है ना मैं जा रहा हूं। अब हो ये रहा है कि यार आप एक्सपेक्टेशन तो सेकंड स्टेज है, पहली स्टेज ये है कि पहले ये देखो इंटेंशंस हैं। अगर इंटेंशंस ही नहीं है तो हम बेसिकली इंटेंशंस पर पर्दा डाल के एक्सपेक्टेशंस के जरिए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वही बात है जिब्रान साहब कि नहीं है, हाँ जी, नहीं है तो आगे जाके जो दूसरा स्टेप आ रहा है ना, वो जिस पे जितना मर्जी अच्छा खवातीन की बात क्या होती है, ये मर्दों और औरतों के जरा अलग अलग जहन है और अलग अलग दिमाग है और इनके दिमाग अलग अलग काम करते हैं। क्योंकि मर्द हमेशा ये सोचता है कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर दी है एक औरत के लिए, वो उसकी बीवी है, बहन है, बेटी है, माँ है, बहुत काम कर दिया, बस इतना काफ़ी है, मैंने तो और भी काम करने हैं, मेरे और भी रिलेशन है, मैंने उनको भी वक्त देना है, ये भी दे दिया वो भी दे दिया। इस चक्कर में वो सबको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, सबके माइंड्स को जो है वो डैमेज कर रहा होता है, और ख़ुद भी वो बिल्कुल मुंतशिर माइंड एक इंसान होता है, लेकिन लोगों के सामने उसने अपने ऊपर जो है खौल चढ़ाया होता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। एक दिन आता है कि उसका असली चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है कि ये मर्द जो सबको धोखे देता फिर रहा है, सबके साथ इसने अपने हर रिश्ते को जो तबाह किया हुआ है, ये खुद कितना काबिल और कितना कामयाब इंसान है। हम छुप के कर तो लेते हैं, बिजनेस में हम छुप के जो है वो करप्शन कर तो लेंगे जिब्रान साहब, लेकिन कितनी देर? एग्जैक्टली
हम रिश्तों में करप्शन कर तो लेंगे, लेकिन कितनी देर खुल के चीजें सामने आ जाएंगी तो फिर पहली और दूसरे लेवल की तो बात ही नहीं आती, तीसरा ही लेवल आएगा कि ओके बाय बाय टाटा। यही और ये हो रहा है हमारे माशरे में। आप देख लें, अदालतें भरी पड़ी हैं, मियाँ बीवी, कोई खुला लेने के लिए बीवी जो है वो अदालत पहुंची हुई है, तो कोई मियाँ तलाक दे के जो है वो बच्चे लेने के लिए अदालत पहुंचा हुआ है। जिंदगी किसकी बर्बाद हो रही है? बच्चों की। और अगर कोई कंप्रोमाइज से रह रहा है तो मियाँ उसकी आंखों में धूल झोंक के जो है वो बाहर वो सब कुछ करता फिर रहा है कि बीवी को पता है कि मेरा मियाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके घर में बैठी है अपने बच्चों को सेव करके। अब मुझे बताएं ये क्या रिश्ते रह गए हमारे? देखिए हम किस कदर मेंटल डिजीज में आ गए। मेरे पास खवातीन जिस तरह रोती हुई आती है ना, और आपके पास भी आते होंगे जाहिर इस तरह ही लोग, रिलेशनशिप के इस लेवल पे जब आ जाता है तो यकीन करें इसको संभालना इतना आसान काम नहीं है ही नहीं, क्योंकि अगेन द प्रॉब्लम इज विद द फर्स्ट स्टेप एंड दैट स्टेप इज इंटेंशन, दैट स्टेप इज करेक्टर। तो क्योंकि हम करेक्टरलेस एक तरह की नेशन बन चुके हुए हैं, तो उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशंस के अंदर हम मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं। और फिर तीसरी चीज़ ये कि हम कम्युनिकेट भी एक दूसरे के साथ या तो कर ही नहीं रहे होते या फिर हम गलत या झूठ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो द मैटर इज दिस कि अगर हमें अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना है तो सबसे पहले ना अपने आप को सेल्फ ऑडिट में लेकर जाएं, अपना आप एक तरह का अपना हिसाब एहतसाब करें कि अंदर यार क्या मैं वाकई इस बंदे के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ यार। और अगर नहीं रहना चाहते ना तो धोखा दिए बगैर और उसको उलझाए बगैर उससे सच बात कर दो, और चीज़ों को प्रोलॉन्ग करने के बजाय और चंद वर्ल्डली फ़ायदे उठाने के बजाय, ठीक है यार, अगर अजियत हो रही है किसी से उससे अलहदा हो जाओ, या फील हो रही है कि यार आप किसी को अजियत पहुंचा रहे हो तो मत पहुंचाओ। कैसी बात है, आपका जो पुरसुकून बंदा है जिससे आप सुकून की तवक्को करते हैं कि दुनिया में वो हसीन तरीन आदमी है या औरत है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वही आपकी जहनी बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। एग्जैक्टली। तो फिर उसका मतलब वही होता है कि अगर आपका करेक्टर ठीक है ना तो आप अगले को बता देंगे कि यार मैं नहीं रह पाता। और अगर आपका करेक्टर ठीक है और दोनों तरफ करेक्टर ठीक है और आप रहना भी चाहते हैं एक दूसरे के साथ, इसका मतलब है इंटेंशंस पॉजिटिव है। फिर सेकंड स्टेप ये है कि यार एक्सपेक्टेशंस में कहीं पर मसला आ रहा है, आप कुछ चाह रहे हैं अगली कुछ चाह रही है एंड द वाइस वर्सा, तो उसके लिए फिर सेकंड स्टेप ये है कि एक्सपेक्टेशंस को लिख लिया जाए। मैं अक्सर एक्सपेक्टेशंस लिखवाता हूं कि यार एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको सिर्फ डिस्कस ना करो, सीधी होती है, लेकिन उनको लिखा आपका ख्याल रखे, आपका ध्यान करे। इस एक्सपेक्टेशन के अलावा एक औरत को या एक मर्द को क्या चाहिए होता है? डॉक्टर साहब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना अब एक्सपेक्टेशंस की भी तो नए ट्रेंड्स आ गए हैं, इसलिए शॉपिंग भी आ गई और बहुत सी चीजें हैं। और फिर तीसरी चीज जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो आपस में पॉजिटिवली रखें और कंसिस्टेंट रखें, तो फिर तो रिलेशनशिप्स बचते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर इंटेंशंस नेगेटिव हैं तो फिर करेक्टर ये कहता है कि यार आप किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर जो है ना तरीके से सेपरेट हो जाओ। अच्छा, ऐसा भी नहीं करते लोग वही तो वाली बात है जहां पर अगर ऐसी आपके पास कोई केस कभी आया है, मेरे पास एक केस आया है और मैं इस तरह का भी डील कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वो साहब अपनी बेगम को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो साहब अपनी बेगम को टाइम भी नहीं देना चाहते, उनको अपनी बेगम पसंद भी नहीं है और उनको कोई और पसंद है। अब वो उनके साथ भी रहना चाहते हैं, उनके साथ भी रहना चाहते हैं, बेगम ये नहीं चाहती हैं। अब मुझे बताएं, मैं बीच में फंस गई हूँ, आप ये मसला सॉल्व करें कि मैं क्या करूँ। अच्छा, इसमें ना ये केस स्टडी है, इसको केस स्टडी के तौर पर लेते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन केस स्टडी है, इसलिए इसको समझते हैं। देखिए बात ये है कि इसमें ना कोई दवाई असर करती है, ना आपकी काउंसलिंग एक लेवल पे असर करती है, उसके बाद क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप्स हैं और परतें हैं जिनको खोलकर लोगों को समझाना पड़ता है। इसके समझाने के लिए लोगों को बड़ा टाइम देना पड़ता है, फिर जाके कहीं समझ आती है कि गलती कहाँ पर हो रही है। अब ऐसी सिचुएशन में बताएं इसका मसले का हल निकालें। पहली बात तो ये है कि दूसरे घर का मसला है, अगर करेक्ट, यहाँ पर वही पहली बात है कि इंटेंशंस और करेक्टर कैसा है किसी बंदे का। अगर तो करेक्टर ठीक है ना तो फिर वो सोचेगा कैसे, सोचना डील है वो तो कोर इशू है ना, वो तो कोर इशू है। अच्छा, अगर करेक्टर ठीक है तो ये सोचना चाहिए कि देखिए बंदे को क्या सोचना है और बीवी को क्या सोचना है, दोनों को मिक्स करके देखते हैं। बंदे को ये सोचना है कि यार शी इज़ माई वाइफ बट शी इज़ नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ माई हाउस। कई लोग जब दूसरी शादी करना चाहते हैं और पहली को भी रखना चाहते हैं तो वो पहली को किसी मोहब्बत के लिए नहीं रखना चाहते, वो उससे घर का काम करवाना चाहते हैं कि एडमिन ऑफिसर की तरह, कि यार वो जो है कपड़े भी इस्त्री करती रहे, वो जूते भी पॉलिश करती रहे, वो घर का खाना भी पकाती रहे और जो बच्चे जो है वो पैदा कर लिए थे उनको भी पालती रहे। सही है, तो वो बेसिकली इसलिए पहली बीवी को रखना चाह रहे होते हैं। तो वो
जो एक स्मूथ लाइफ घर में चल रही होती है ना, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे होते। एक बात, इसलिए वो अपनी वाइफ से झूठ भी बोल रहे होते हैं, ये एक बात। अच्छा देखिए, दूसरी साइड पे ये 50% सच्चाई है। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ बात ये है कि जो मिसेज हैं, हमने ना अपनी औरतों को भी ट्रेंड एज पर, हम अक्सर मजाक उड़ाते हैं, औरतें मजाक उड़ा रही होती हैं, हाँ जी इस्लाम ते बाकी ते अमल ते करना कोई नहीं, 4 शादियों पर अमल करना है। अच्छा अब ये भी हम सटायरिंग टॉक औरतें मर्दों के साथ कर रही होती हैं। द मैटर इज दिस कि यार हम कौन लोग हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो क्वेश्चन करें गॉड के किसी फितरत को या किसी नेचर को। द मैटर इज दिस कि यार अगर एक इंडिविजुअल सेकंड वाइफ की तरफ जा रहा है तो एक वाइफ को सबसे पहले ना उसके वाई पे जाना चाहिए कि वो क्यों जा रहा है, मैं ऐसा क्या नहीं कर पाई या ऐसा क्या नहीं हो पाया या क्या ऐसी सिचुएशन बनी है कि उसको कोई नीड है। 15-16 साल एक औरत के साथ आप गुजारते हैं, वो आपकी बीवी होती है, और 15 साल बाद आपको ये लगे कि आपको जो है वो किसी और औरत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, तो ठीक है, अल्लाह ने आपको तो दिया ना ये चांस कि आप 4 शादियां जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर इंसाफ कर सकते हैं, बात फिर वही इंसाफ का तकाज़ा है। पहली चीज तो ये कि देखिए, एक बात ये कि मैं ना इसको ना बैलेंस्ड वे में जरा देखना चाह रहा हूँ। द मैटर इज दिस कि वाइफ को पहले ये सोचना चाहिए कि यार वो 15-16 या 10 साल के बाद ऐसी रीजन क्यों आई है, नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कि अगर अब ऐसी कोई रीजन आई है और ऐसा कुछ अब होने भी जा रहा है, तो मैं आपको ना मैं यहाँ पर औरतों को एक बहुत स्ट्रेट आंसर करूँ, मैंने हर उस औरत को जिंदगी में सुकून में देखा है जिसने कभी भी अपने शौहर को ना दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने से रोका ही नहीं है, ठीक है। और वो कभी कोई पाबंदी ही नहीं लगाई है। वो होता क्या है, होता ये है कि अगर तो पाबंदी नहीं लगाई है, तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, वन ऑफ मेरे जानने वाले ऐसे, जहाँ पर दोनों वाइफ्स भी एक ही साथ एक घर में रह रही होती है। एक बात। दूसरी बात ये कि कई दफा ऐसे भी देखा है कि कोई सेकंड वाइफ हो जाती है और वो सेकंड वाइफ इस तरह की होती है जो सिर्फ वो खाऊ पी प्रोग्राम होती है, जिसने आना होता है और जाना होता है, तो वो आकर चली भी जाती है और वो जो हस्बैंड होता है वो मुड़ के अपनी पहली वाइफ के पास और बच्चों के पास वापस आता है। तो द मैटर इज दिस कि जितना एक औरत जो है वो अपनी फ्लेक्सिबल नेचर के अंदर रहती है, उतना ही वो अपने हस्बैंड को अपने साथ अट्रैक्ट करके चलती है। जितना एक वाइफ जो है वो स्टिफ होती है और हिटलर होती है, उतना ही वो अपने हस्बैंड को अपने से दूर करती चली जा रही होती है। तो एक तो इस चीज को जो है वो वाइफ्स को देखना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ये एक अब ये देखें ना, एक बीवी के लिए उसका शौहर उसका सब कुछ है, अब वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि भाई वो उसको नहीं देख रहा, उसकी तारीफ नहीं कर रहा, किसी और की तारीफ कर रहा है। इवन यहाँ तो झगड़ा इस चीज पे हो जाता है कि तुमने मेरी कजन की तारीफ क्यों की। हाँ जी, तुम शादी पर गए थे, तुम मेरी कजन को क्यों देख रहे थे। नहीं, ये दोनों तरफ है, ये लड़ाई है, ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। ये असल में हो क्या रहा है, ये हम बहुत बारीक मसले को इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं मियां बीवी के। ये वो लड़ाई है, वो चीजें जो घर में ऐवी शुरू हो जाती हैं। तुम्हें तुम्हारे कजन ने कॉल क्यों की, फलाने की कॉल क्यों आई, इसने तुम्हें जो है वो कॉल बैक क्यों की, इसने मैसेज छोड़ के डिलीट क्यों कर दिया। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें किसी और ने आपकी लाइफ में छलांग लगाई और आपने अपने घर को जो है वो बर्बाद कर लिया। इसका बेहतरीन मैं आपको नुस्खा बताऊं, चीज़ें बताऊं। जिब्रान साहब, आप एक मर्द हैं, मैं एक औरत हूं, दोनों ही इस लेवल पर हैं कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप एक जो है वो लीडरशिप कोच हैं और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। रोज़ के हमारे पास इस तरह के हज़ारों केसेस आते हैं और हम इस चीज़ को देखते हैं। औरतों को भी बदलना होगा, मर्दों को भी बदलना होगा। एग्जैक्टली। और ये बदलने के लिए हमें बेसिकली ना डिफरेंट मर्द कुछ ना करें, सच बोलना शुरू कर दें, बस वो करेक्टर ठीक कर ले। हर औरत और मर्द दोनों ही करेक्टर ठीक कर लें, ये बड़ा ऑनेस्ट सी बात है। और ये जो और मैं अक्सर 2 बातें करता हूँ और उसके ऊपर हम लोग अब आगे काम भी करने लगे हैं कि एक हमें अपने माशरे में करेक्टर एजुकेशन पे काम करना है, और दूसरा हमें रिलेशनशिप डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाने चाहिए अपनी सोसाइटी में, ताकि एक तरफ करेक्टर स्ट्रांग हो और एक तरफ रिलेशनशिप्स की बारीकियों को कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग्स हो। और ये ट्रेनिंग्स होती हैं यूथ की कि जब वो 12, 13, 14, 15 साल के होते हैं और अभी ज़हन बन रहा होता है और अभी उन्होंने रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज में जाना होता है, उस वक्त अगर हम उनकी ट्रेनिंग करें और वो ट्रेनिंग जो है उसके अंदर कुरान को भी, हदीस को भी और उसके साथ साथ लाइफ स्किल्स को भी, इनके कम्बिनेशन से जब हम बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे तो हम इस तरह के इश्यूज से बाहर निकलेंगे। मैं वही प्रोग्राम के शुरू में जो मैंने बात की थी कि हम इस टॉपिक पे
लोगों को ट्रेन ही नहीं कर रहे, हम इस तरफ आ ही नहीं रहे, तभी तो हम इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज में जा रहे हैं। मर्द को अपने ड्यूटीज, अब वो हम कहते हैं कि देखें रिलेशनशिप्स में ना 3 R's की ज़रूरत होती है। 1 इज़ बेसिकली रिस्पेक्ट, सेकंड इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड इज़ राइट्स। तो रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, इन तीनों के ऊपर लड़के और लड़कियों दोनों की ट्रेनिंग होना जो है ना वो मस्ट है। अगर ये होना शुरू हो, दिमाग खुलने शुरू हो, तो तब जो है वो रिलेशनशिप की गाड़ी जो है वो बेहतर चलनी। एक ही रिलेशनशिप बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स में, कि स्कूल लाइफ में भी अगर जो है वो लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो वो यही होता है कि या तो एक जो है वो नफरत सी क्रिएट हो जाती है लड़के और लड़कियों के दरमियान, के लड़के जहर लगने शुरू हो जाते हैं लड़कियों को, या फिर जो है वो उनकी आपस में ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाता है कि उन्हें हर बंदा ही खुश होना शुरू हो जाते हैं वो देख के। exactly. ये हमारे माशरे में बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे जो कमर्शियल्स बनते हैं, हमारे जो ड्रामाज बनते हैं, ये इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी जो मूवीज़ बनती हैं उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जब हमारे ड्रामाज बनते हैं हमारी आर्मी के हवाले से, जब ड्रामाज बनते हैं एक औरत की बहादुरी के हवाले से, एक औरत किस तरह बर्दाश्त करके अपने घर, अपने शौहर, अपने बच्चों को, अपने घर को जन्नत बनाती है, जब इस तरह के ड्रामेज जो है वो हम देखते हैं तो उससे कुछ डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। बहुत से लोग अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ख़वातीन फ्री होती हैं घर में तो अक्सर ड्रामाज और मूवीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं अपना। तो ये ड्रामाज और मूवीज़ लिखने वालों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि खुदा के लिए आप रिलेशनशिप को लिखें। रिलेशनशिप हमारे नबी ने किस तरह हमें समझाया था, बहैसियत मौलम, बहैसियत एक भाई, बहैसियत एक शौहर, बहैसियत एक हर तरह का एक अच्छा इंसान किस तरह बना जा सकता है, ये डायलॉग्स हमारे ड्रामाज में होने चाहिए। फिर हम जो है वो ये समझ पाएंगे कि हमारा क्या वैल्यूज़ हैं, एक औरत को किस तरह का होना चाहिए, एक औरत की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, उसे मर्द को कैसे इज्जत देनी है। औरतों का ये बड़ा प्रॉब्लम है, वो मर्द को इज्जत नहीं देती। वो मर्द को ये समझती है कि इसने हमारे साथ ये किया है ना, तो अब इसकी इज्जत नहीं करनी। वो वहीं से इज्जत खत्म हो जाती है और बच्चों को भी ये ऑर्डर मिल जाता है कि बाप की इज्जत नहीं करनी। वहां से नफरत का आगाज होता है और फिर घर टूटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसका क्या हल है, इसका हल बताएं। इसका हल ये है, बड़ा खूबसूरत हल है, एक जगह पे लिखा हुआ है, बल्कि एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मैंने पढ़ी, और उसी बुक का एक अगला वर्जन है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव फैमिलीज। ठीक है। तो उसके अंदर ना कुछ हैबिट्स हैं कि यार अगर कोई फैमिली या कोई कपल इन हैबिट्स को, इन आदात को ऑप्ट कर ले तो वो जो चांसेस हैं ना रिलेशनशिप्स के टूटने के, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनमें से जो पहला जो हैबिट है वो ये है कि यार देखें, अब मैं भी बात करूंगा, हो सकता है लोग यार ये क्या अजीब गरीब बातें कह रहा है, लेकिन वो जो हैबिट है वो ये है कि एक फैमिली जब शुरू होती है तो वो फैमिली अपनी 4 चीज़ें लिख के डेवलप करे। यानी हस्बैंड और वाइफ बैठें और जब वो हनीमून से वापस आए ना, जब हनीमून पीरियड ऑफ हो, तो उसके बाद ना 4 चीज़ों को बैठ के लिखें, जिंदगी की प्लानिंग करें। यस, जिंदगी की प्लानिंग करें उसमें, और इसको हम लाइफ लीडरशिप या फैमिली लीडरशिप भी कहते हैं। ठीक है। उसमें से नंबर 1 ये है कि अपनी फैमिली का मिशन क्राफ्ट करें। ठीक है, अपनी फैमिली का मिशन, मकसद कि यार वो फैमिली है क्यों, ये एग्जिस्ट क्यों करती है, ये क्या करने के लिए ये फैमिली बनी है, नंबर 1। नंबर 2 इज दिस कि इस फैमिली का अगले 5 साल का विजन क्या है, ये दोनों मियाँ बीवी अगले 5 साल में अपने आप को देख का रहे हैं एज एन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, फाइनेंशियली भी, नॉन फाइनेंशियली भी। नंबर 2। नंबर 3 ये है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, कि यार हस्बैंड की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इकदार हैं, बीवी की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इकदार हैं, उनको लिख लें। फॉर एग्जाम्पल कि यार बीवी कहती है यार बाय एनी मीन मेरी बस हो जाती है अगर कोई गुस्से से बात करे, वो ये कहती है यार मेरी बस हो जाती है अगर जो है ना कोई मेरे पेरेंट्स के खिलाफ बात करे। अब जो उसके टचिंग पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, वो उसकी वैल्यूज हैं। सेम इन द केस फॉर एग्जांपल हस्बैंड कहता है यार तुम मेरे से कोई भी बात कर लो लेकिन तंजिया या सटायरिंग वे में ना बात करना, वो मुझे जाकर ना चुभती है। अब वो ये सारी चीजें हैं जो आप अपनी वैल्यूज की सूरत में लिखते हैं और एक
दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। और मैंने तो अपने कई क्लाइंट्स के पास किया ये कि उन वैल्यूज को लिखवाया है कि यार ये लिख के ना अपने कमरे में लगाओ, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि यार किसका कौन सा पेन पॉइंट है जिसको मुझे नहीं छेड़ना। अगर मैं उसको अगर मैं उसको छेड़ूंगा ना तो ये ट्रिगर कर जाएगा या ट्रिगर कर जाएगी। तो उन वैल्यूज को लिख लो, और फिर जब आप अपना मिशन, अपना विजन, अपना वैल्यूज लिख लेते हैं तो उसके बाद फिर अपनी फैमिली के ना सालाना कुछ टारगेट्स बनाओ कि यार इस साल हमने घर में क्या इंप्रूवमेंट करनी है, इस साल हमने अपने कैरेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट करनी है, हमने इस साल बेबी करना है या नहीं करना है, हमने अगले साल करना है। अब ये वो सारे प्लान्स हैं जिनको अगर लिख लिया जाए तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस के साथ वो कम्युनिकेट हो जाती हैं। लिखते ही तो नहीं है, हम लिखते ही जुबानी याद करने की कोशिश करते हैं, जुबानी तो आपको एक ही लफ्ज याद रह जाएगा और वो ये होगा कि ये गलत है, ये गलत है और मैं सही हूं। तो फैक्टर इज दिस कि जिस वक्त हमें अपने माइंड को ना जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी के लिए यूज करना कोई नहीं है जिब्रान साहब, हमारी लोगों के पास ना बहुत फारिग लोग हैं। सही बात है, मैं कोई काम नहीं है, घर के काम करके भी खवातीन फ्री हो जाती हैं और दफ्तरों के काम करके भी एक टाइम आता है कि लोग फ्री हो जाते हैं, चले जाते हैं। घर जब जाते हैं तो और मजीद टेंशन या प्रॉब्लम्स जो है वो पड़ी होती हैं। औरतों को भी तो चाहिए कि मर्द जब बाहर से थका आ रहा है तो पहले उसको तो अच्छे तरीके से एंटरटेन तो करें, उसको जो है वो उसके बच्चे पीछे लगा देते हैं, बच्चे जो बाहर लेके जाओ जी चीज़ें लेकर। ये माँ की तरबियत होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, माँ अगर फ्रस्ट्रेट होगी ना, उसका हर वक्त कंसंट्रेशन यही होगा कि मेरा शौहर क्या कर रहा है, अब कहाँ होगा, अब कहाँ होगा, अब कहाँ होगा। आप मर्द को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मर्द पे नहीं, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, बिल्कुल आप मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें, आप मर्द का कोई ऐसा जो है वो रिमोट कंट्रोल, वो पीस नहीं है कि जिससे आप ऑफ या उसको ऑन कर दें। ख़वातीन समझती हैं कि ऑफ ऑन का बटन है, जब चाहा ऑफ कर दिया, जब चाहा ऑन कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई, इंसान है, इंसान जो है आप उसको कैद नहीं कर सकते। आप उसे जितना आज़ाद छोड़ देंगे वो शायद आपकी तरफ आ जाए, लेकिन अगर आप उसे कैद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके पीछे नहीं आएगा बल्कि आपसे भाग जाएगा। और ऐसे ही बीवियां करती हैं, और फिर वही आप वाली बात कि जो हिटलर बीवियां होती हैं उनसे फिर शौहर भाग जाते हैं और फिर वो बाद में रोती हैं। ये बात समझना बड़ी ज़रूरी है। और ये लास्ट बात ये कि देखें कि ह्यूमंस आर द मोस्ट कम्प्लेक्स मशीन्स। इनको हम ऑन ऑफ बटन के ज़रिए जो है ना ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन है ना, आपने कोई बल्ब ऑन करना है, ऑन कर दें, ऑफ कर दें, उसमें इमोशंस नहीं है। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो है वो इमोशंस इन्वॉल्व हैं, और इमोशंस को हमें मैनेज करना होता है, हमें समझ के चलना होता है, बारीक काम होता है ये। जिनको दूसरों के इमोशंस मैनेज करना आ जाते हैं वो रिलेशनशिप्स को भी ठीक लेकर चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैडम जब आपने बात की ना कि जो है वो मर्द को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी को भी नहीं कर सकते, ना मर्द औरत को, ना औरत मर्द को, और ना ही कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, हमें ना मर्द को किसी सेल्फ पिटी में जाना है, ना औरत को किसी सेल्फ पिटी में जाना है। द मैटर इज दिस कि कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। यही तो सोच है जिस पे हम चलते नहीं है। अगर कोई चीज एक दूसरे के साथ जोड़ सकती है तो वो नेचुरल लव है, वो नेचुरल मोहब्बत है। मैं इस नेचुरल लव और इस नेचुरल मोहब्बत के ऊपर भी एक छोटी सी बात कर देता हूँ। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, जो यंग बच्चे होते हैं, कि जी वो ये जो फिर आप तो लव की बात करते हैं कि अगर नेचुरल लव हो तो फिर ऑटोमेटिकली लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो ना कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी होती है, ना ही कोई किसी किस्म का होते हैं। सॉरी क्या कह रही है, लड़ भी पड़े तो भी साथ होते हैं। हाँ, और जाना कहीं नहीं होता, उन्हें पता होता है रहना इकट्ठे ही है। तो वहाँ पर ना किसी से मेरे से सवाल किया एक सेशन में कि सर वो आप कहते हैं लव की बात करते हैं, इधर लोग कहते हैं कि जब मैरिजेस करें तो वो अरेंज करें, लव मैरिज कर ही नहीं सकते, वरना प्यो जो है वो लूज द शूज कर लेता है, वो चित्र मारना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर क्या करें। तो इसका जो आंसर है वो बड़ा सिंपल सा है। जैसे कुरान में ना मैं ये समझा रहा हूँ, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मैंने खुद एक इस्लामिक स्कॉलर से जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं इस पॉइंट को अक्सर डिस्कस करता हूँ। वो ये कि देखो, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि यार जब हम छोटे होते हैं, 18 साल से कम होते हैं, 13, 14, 15 साल के, तो हमारे जो लिबास की जो सिलेक्शन है वो हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारे साथ जाते हैं, हमें पहना कर देखते हैं क्या हम पे ठीक लग रहा है, वो हमें पहना देते हैं। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती। लेकिन जब आप 18 साल की उम्र के होते हैं और आप बड़े हो जाते हैं, तो क्या उस वक्त भी आपके पेरेंट्स आपका लिबास आपके लिए चूज करते हैं? नहीं। उस वक्त वो लिबास आप अपने लिए चूज करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है मेरे पे क्या फिट आ रहा है
रहा है और क्या फिट नहीं आ रहा, और आपकी कोई अपनी जिस्मानी नीड्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपना लिबास सूट करते हैं। तो अगर आपने लिबास अपना किसी दुकान में जाकर लेना है तो मियाँ बीवी भी तो एक लिबास है, तो वहाँ पर फिर हमें क्या है, वहाँ पर फिर हम अपना लिबास खुद क्यों नहीं पसंद कर सकते हैं? तो ये जो बात है ना, हमें इस तरह से गहरी तरीके से सोचना पड़ेगा। हाँ, जब आप लव मैरिजेस की बात करते हैं तो उसमें मैं एक बात ज़रूर करता हूँ यंगस्टर से कि यार अगर एक दूसरे को पसंद करो ना तो वो टाइम पास करने के लिए और उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए पसंद ना करो। सही बात है। यू हैव टू गिव द फुल कमिटमेंट कि यार अगर हमने आज एक दूसरे को पसंद किया है तो फिर हमने शादी भी करनी है और फिर हमने उसको निभाना भी है। अगर आप ऐसे चलते हैं तो फिर जितना मेरी स्टडी है या जितनी मेरी रिसर्च है, इसका कोई ताल्लुक इस चीज़ के साथ नहीं है कि हम किसी अपने इस्लाम से या अपने बड़ों से डेविएट कर रहे हैं। हमें बेसिकली अपने करेक्टर में रहते हुए अपनी पसंदीदगी के अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी के फैसले करने चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कोई बात नहीं है कि आप किसी को, और दूसरी बात ये है कि देखिए हमारे माशरे में ख़वातीन की ख़ास इज़्ज़त, ख़ास रिस्पेक्ट है। हमारे इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है, वक़ार दिया है और घर की इज़्ज़त करार दिया है। तो जो आप जिसको घर की इज़्ज़त या जीनत नहीं बनाते, आप जिसको जो है वो सड़कों पे मिलते हैं, छुप छुप के मिलते हैं, अपने घर वालों से छुप के मिलते हैं, और आप उसके सामने उसको इज़्ज़त दे रहे हैं और लोगों के सामने नहीं बता सकते कि ये खातून कौन है आपके साथ और इसका आपसे क्या रिश्ता है, तो ऐसी मोहब्बतों का कोई फ़ायदा नहीं भाई, जिसमें आप लोगों के सामने उस औरत को एक्सेप्ट ना कर सकें और आप तन्हाई में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा हसीन हूर परी कोई नहीं है। और जहाँ आपके अब्बू या अम्मी सामने आके खड़े हो गए तो ये तो मेरी बहन है या ये तो मैं तुझे जानता हूँ। ऐसे लेवल, ऐसी चीज़ें लोग कर जाते हैं और यही बात ये गलत है ना। और डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि ये दोनों तरफ से है। कई जगहों पर पता है हम ना अपनी सोसाइटी के अंदर अब एक ना ट्रांजिशन फेज से गुजरे हैं अपनी सोसाइटी के। हम पहले ये बात सिर्फ और सिर्फ ना लड़कों तक समझते थे कि ये काम लड़के करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। अब ये काम जो है ना पूरी दिल जमी के साथ लड़कियां भी कर रही होती हैं। अच्छा, लड़कियों ने सीख तो नहीं लिया लड़कों की सारी हैबिट्स को, अडॉप्ट तो नहीं कर लिया? मुझे लगता है जिब्रान की इस तरह की कोई बात हुई है, कोई चीज़ हुई है। ये बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना इस तरह की जो इंफॉर्मेशन बच्चों तक आई है कि उस इंफॉर्मेशन ने पकड़ के कच्चे ज़हनों को ना हिला दिया हुआ इस वक्त। नहीं समझ आ रही है और ये फिर ऑन दी अदर हैंड ये फेमिनिज्म और औरत मार्च, इन सारी चीज़ों ने भी माशाल्लाह जो है ना माइंड सेट को बहुत किसी और जगह पर पहुंचा दिया हुआ है। द मैटर इज़ दिस कि मैं किसी औरतों के हकूक़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट और होना भी नहीं चाहिए, बट द मैटर इज़ दिस कि हमें ये देखना चाहिए कि हम फेमिनिज्म या औरत मार्च की आड़ में कहीं पर जो है वो लोगों को करैक्टर से या अखलाकियात से तो नहीं हटा रहे, हम उनको उनके मजहब से तो नहीं हटा रहे। ये भी चीज़ें देखने वाली है ना। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बैठ कर दूँ कि यहाँ पर कई जगह पर तो अब मामला ये भी है कि वो लड़की भी ये कह रही होती है कि मुझे लड़का पसंद भी है, मैं इसके साथ ज़िंदगी भी गुजारना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ना सारा कुछ कर लो बस एक शादी ना करो, बिकॉज कि ना यार ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब मैं शादी का लफ्ज़ सुनती हूँ ना तो मुझे बोरियत महसूस होती है। तो इस तरह के भी अब मामलात जो हैं वो जेन ज़ेड के अंदर आने आप कैसे चेंज करेंगे? तो अब ये जो सारी सिनेरियो, अब देखिए ये माइंडसेट्स जो है ना ये बन चुके हुए हैं। अब मेरा यहाँ पर कहना यही है कि ये एक तो अब मुझे डर भी यही है कि ये वो लोग हैं जो आने वाले दिनों में पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हम अक्सर जब गवर्नमेंट लेवल पर बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं मुल्क की इकॉनमी है जी, मुल्क के माशी मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इस मुल्क के माशरती और अखलाकी मसाइल भी हैं, सबसे बड़े मसाइल। और माशरती और अखलाकी मसाइल के लिए भी कोई रिफॉर्म्स करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ द लीडरशिप। ठीक है, अब जब तक हम उन रिफॉर्म्स पर काम नहीं करेंगे, दौर वो आ गया है कि जिब्रान साहब, दौर वो आ गया है कि माँ बाप को लोग जो घर से निकाल देते थे उस पर भी कानून लागू कर दिया गया है। हाँ जी। यानी कि हम अपनी वैल्यूज को कितना खो चुके हैं, अपने रिश्तों को, हमें एहसास खत्म हो गया है कि वो माँ बाप जो हमें बचपन में पालते हैं, हमें जवान करते हैं, पता नहीं कितनी तकलीफें उठाते हैं, वो माँ जो दिन रात हमारे साथ जागती है, तबीयत खराब हो जाए तो बच्चे के साथ जो है जुड़ी रहती है, बाप जुड़ा रहता है, पता नहीं कहाँ से करके दवाइयाँ इकट्ठी करके जो है अपने बच्चों को लाकर जो है वो देते हैं, और वही बच्चे जब जवान होते हैं तो वो माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ उस मकान की खातिर जो मकान बाप ने और माँ ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया होता है, और उस पर फिर वो काबिज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरे आने वाले लोग होते हैं, दूसरे आने वाली जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, या फिर वो हस्बैंड हैं जो उनके साथ एसोसिएट हैं, वो ये कहते हैं कि जी अब इस पे हमारा कब्जा है और तुम अपने माँ बाप से जो है वो अपना हिस्सा मांगो।
मांगो। हाँ, अब इसका मतलब पता है क्या? अंदाजा कीजिए हम कौन से माशरे में खड़े हैं। मिसाल लेते हैं, हम कहते हैं जी अभी आप ही बात को ऐड करूं कि जी हिस्सा मांगो। क्या हिस्सा? कौन सा हिस्सा? कौन सा हिस्सा? मामला ये है, आपका तो हिस्सा ही नहीं बनता। मामला ये है कि जब तक पेरेंट्स जिंदा हैं, हाँ। विरासत तो खुलती नहीं। वो तो जिस वक्त पेरेंट्स नहीं होते तो नेचुरली उस वक्त विरासत जो है वो खुलती है। अब द फैक्टर इज दिस कि ना हमने अपने रिलीजन को ठीक तरीके से स्टडी किया ना हमें ये पता है कि यार हमारी अखलाकी इकदार क्या है। धोखाधड़ी और फ्रॉड में हमारा कोई सानी नहीं है, हम तो जानते नहीं, हम झूठ बोलते हैं, हमें व्हाट्सएप फ्रॉड करते हैं और मजे से करते हैं और इतनी आसानी से करते हैं कि उस पर हम जो है वो पक्के होके बैठ जाते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं यहाँ पर ना मैडम एक बात ऐड करूँ, आज की नेशन को या आज के जो बच्चे हैं ना, इनको मैं कहता हूँ ये व्हाट्सएपिया नेशंस हैं। सही है, व्हाट्सएपिया नेशन। व्हाट्सएपिया नेशन ये है कि जी जो व्हाट्सएप के ऊपर पुट्ठी सीधी हाफ इनको इंफॉर्मेशन आती है, फेसबुक ने काम बहुत खराब किया हुआ है, नो डाउट। मैं तो भाई साफ बात करती हूँ, यहाँ वहाँ पर आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी जो है वो जैसे ही भेजते हैं वहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं जहाँ पे रिलेशनशिप तबाह क्या बर्बाद हो जाता है। आप यूट्यूब देख लें, ये सब चीजें देख लें, हमारी इस पर कोई कमांड नहीं है। जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक हम अपने रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। चाहे वो मियाँ बीवी का रिलेशन हो, चाहे वो एक दोस्त का रिलेशन हो, चाहे वो माँ बाप का रिलेशन हो, बहन भाई हो, या आपका कोई ऐसा पर्सनल रिलेशन है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। ये सब चीज़ें ट्रस्ट पे चलती हैं और ट्रस्ट डेवलप होता है आपके करैक्टर से, एग्जैक्टली आपके किरदार से। जब आपका किरदार ही नहीं है, आपको हर कोई पसंद आ जाता है, आप हर तरफ जो है वो मुंह मारते फिरते हैं, तो आप कौन से करैक्टर की बात करते हैं कि आप जो है वो आपका करैक्टर बड़ा शानदार है और आप लोगों के सामने जितने मर्जी करैक्टर अपने जो है डेवलप कर लें, जो अल्लाह के सामने आपका करैक्टर है ना, वो दुनिया के सामने जरूर आता है। जिसकी तन्हाई साफ है ना, वो इंसान साफ है। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। हमारी तन्हाई साफ नहीं है। वो कहते हैं कि जी आपकी बात को आगे बढ़ाऊं कि जी किरदार क्या है। किरदार ये है कि जो काम आप छुप के करते हैं, वही काम अगर आप सारों के सामने कर सकते हैं, सारों के सामने करें। आपका रिलेशनशिप है, कुछ भी है आप बता दें, अपने घर वालों को बताएं। क्यों छुपा रहे हैं आप अपने घर वालों से? आप बताएं उनको कि आपका रिलेशनशिप है। अगर आप छुपा रहे हैं तो इट्स मीन आप इसको गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। और आप उस बंदे को क्या इज्जत देंगे जिसको आप अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों अहबाबों से छुपा के रख रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि वो आपके लिए जो है वो इज्जत की जगह है। और ऐसी खवातीन को भी समझ जाना चाहिए, ऐसे मर्दों को भी समझ जाना चाहिए कि जब कोई औरत या मर्द आपको लोगों से छुपा ले, अपने घर वालों से छुपाए और आपको जो है टाइम दे, तो जरूरी नहीं कि वो आपके साथ। ऑन द लाइटर नोट, सोनू आई लव यू, लेकिन मैं भी अपनी अम्मी से बात नहीं कर सकती, मैं अपनी अम्मी से बात नहीं कर सकती। सब कर सकते हैं। तो फिर ऐसे अगर कोई चीज है ना तो यार फिर छोना मोना हो रहा होता है और ये इनको ये नहीं पता होता कि वो जो छोना मोना है उसको उन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करना है। मैं तो अजीब जो है वो चीजें देख देख के परेशान हो रही होती हूँ। खवातीन मेरे पास आ रही है, लड़कियाँ लड़के, जी उसने मुझे धोखा दे दिया, वो किसी और के साथ, मेरी दोस्त के साथ जो है वो उसका रिलेशनशिप बन गया, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। वो एंजाइटी पेशेंट बन गए। मुझे यानी पूरा माशरा इस तरफ लग गया है। हर दूसरी बंदी वो अपनी दोस्त को उसके साथ मिलाती है कि ये मेरा दोस्त है या मेरा भाई, मेरा जो है उसके साथ कोई ताल्लुक है। वो दोस्त उसको जो है वो सेट करके ले जाती है, उस बेचारी को पता भी नहीं लगता। आप ही करें। दिस इज ऑल रिलेटेड टू कैरेक्टर। ये हालात ऑल रिलेटेड टू कैरेक्टर। और एक चीज लास्टली इसको हम जरा डिस्कस कर ले कि जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं ना, तो कैरेक्टर जो है वो बाय बर्थ नहीं होता, कैरेक्टर बाय चॉइस होता है। आप उसको ऑप्ट करते हैं या आप उसको ऑप्ट नहीं करते। सही बात। और कैरेक्टर किसी एक दिन दिखाना और एक दिन नहीं दिखाना नहीं होता। हाँ। आपको रोज आपके पास चॉइसेस होती हैं, रोज आपके पास ऑप्शंस होती हैं और आपको रोज ही अपने कैरेक्टर को सीधा लेकर चलना होता है, कॉन्शियस एफर्ट डेवलप कर रहे हैं आप, कॉन्शियस एफर्ट करनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी बात ये है कि खास तौर पे जो फैमिली आपके रिलेशनशिप है ना, जो आपको अल्लाह ने रिश्ते दिए, ये रिश्ते तो हम दुनिया में बनाते हैं ना, किसी के साथ दोस्ती कर ली, किसी के साथ जो है वो आपका रिश्ता बन गया, लेकिन कहते हैं कि जो जोड़े बनते हैं ना, जो निकाह होता है वो आसमान पे जोड़े बन जाते हैं। यानी कि आपका जोड़ा जो है वो अगर 2 लोगों के साथ है, 3 लोगों के साथ है, जितना भी आपका अल्लाह ताला ने लिख दिया वो वैसे ही होगा। लेकिन वो रिलेशनशिप जो आपकी माँ है, जो आपके बाप है, जो बहन है, जो भाई है, जो गिफ्ट में मिल गए, आपके खून के रिलेशनशिप हैं, उनको तो बचा के रखें। हम उनके साथ भी जो है वो लॉयल नहीं है। हमारा कोई भाई जो है वो अगर बेचारा थोड़ा सा हल्का हो, उसके पास इतने पैसे ना हो और किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, तो वो बहन भाई उससे मिलना ही छोड़ देते हैं, बजाय कि सारे मिल के उसकी कोई खिदमत करें, उसको कोई जो है वो इस काबिल बनाए, उससे मिलना ही छोड़ देते हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं कि जाए ये जाकर जिस तरह मर्जी खुद करें।
आपको पता है फैमिलीज में क्यों छोड़ते हैं हम लोग, फैमिलीज को क्यों छोड़ते हैं या फैमिली हमें क्यों छोड़ती है? उसके पीछे आंसर ये कहते हैं कि फैमिली होती क्यों है। फैमिली होती है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में, वो फाइनेंशियल क्राइसिस हों या वो कोई इमोशनल इंस्टेबिलिटीज़ हों या फिर ये कि आपकी कोई खुशी हो जी, तो उस सारे के अंदर आपकी फैमिली आपके साथ मौजूद हो। अगर अब आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, लोग आपको छोड़ के चले गए, आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो आपको मज़ीद देखा, मैं तो अगे ही कहती सी तू तो है ही पैड़ा, मैं तो अगे ही कहता सी तो है ही पैड़ा। तो फिर फैमिली से भी अगर हमने नेगेटिविटीज़ ही सुननी है और हमने फाइनेंशियल क्राइसिस में भी पीछे ही रहना है, और फिर तीसरी बात ये कि अगर हम तरक्की कर जाएं तो फैमिली ने उसके ऊपर हसद ही करना है, तो फिर ऐसी सारी सिचुएशंस में लोग फैमिलीज को छोड़ के जा रहे होते हैं। फैमिली की तो डेफिनेशन जो है वो सिंपली ये है कि यार अगर कोई एक बीच में से माड़ा है तो उसको आपने उठाना है, फाइनेंशियली उठाना है। अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसको लेक्चर देने के बजाय ना उसको आपने नासे नहीं बनना, उसको आपने कंट्रोल करना है, आपने उसके साथ उसकी हिम्मत बनानी है। और तीसरी चीज ये कि अगर कोई फैमिली मेंबर तरक्की कर गया तो उसे हसद करने के बजाय उस जैसा बनने की कोशिश करनी है और उसको शाबाश देनी है कि यार तू हमारी फैमिली का एक फख्र है। जब हम ये नहीं करते हैं तभी फैमिलियां टूटती हैं। हमारे पास इन चीज़ों की भी ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं हम तुम्हारे बड़े हैं, हमारी इज्जत करो। भाई एजेस के ऊपर बड़े होने से कोई छोटा इज्जत नहीं करता, इज्जत करवाने के लिए इज्जत वाली हरकतें करनी पड़ती हैं। और दूसरे मैं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हम माँ बाप के रिलेशन की, हम बहन भाइयों के रिलेशन की बात कर रहे हैं, बड़े और छोटे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप की डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे हर उस रिलेशनशिप की आज के प्रोग्राम में डिस्कशन हो रही है जो हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुका है। जो रिश्ते हमें खूनी मिले हैं, जो रिश्ते हम खुद बनाते हैं, दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वक्त आता है, एक टाइम पीरियड आता है जब आप इन सब रिश्तों से उकताने लगते हैं और दुनिया से फरार की कोशिश करते हैं या फिर मुल्क से फरार की कोशिश करते हैं या शहर बदलने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी तरीके से अपने घर वालों के साथ ना रहूं, मैं किसी तरीके से अपने प्यार मोहब्बत से बड़ों को भी समझना चाहिए। यहाँ बड़ों की गलती होती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये लाजमी तौर पर जो है वो मानने के लिए तैयार हूँ। आपकी इस बात से मुझे बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है वो आज नहीं है कि आपको मैं ये कहूँ कि नहीं जी बड़े हर जगह सही हैं। बड़े हर जगह सही नहीं हैं। बड़ा होना आपको अल्लाह ने वो मुकाम दिया है, लेकिन आप उस समझ और बूझ को छोटों पे मुसल्लत नहीं कर सकते। आपको उनके मुताबिक चलना पड़ेगा, उनको आपको स्पेस देनी पड़ेगी, उनकी आपको सुननी पड़ेगी, उनका एहतराम भी आपको करना पड़ेगा। जब आप किसी छोटे की इज़्ज़त करेंगे तभी वो आपकी इज़्ज़त करेगा। सीधी सी बात है। आप किसी छोटे को इज़्ज़त नहीं देंगे, कोई आपको बड़ा नहीं समझेगा और कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये फैक्ट बात है, आप इसको कहीं लिख लें, ये दो राय इसमें कोई नहीं है। बड़े को छोटे को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, छोटे को बड़े को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, तभी जाके मामला चलते हैं। ये नहीं होता कि आप एक शख्स को बार बार जलील करते रहें, उसको तंग करते रहें, उसको फ्रस्ट्रेट करते रहें और वो आपके सामने बोले ही ना, और जिस वक्त वो बोले तो आप दुनिया के सामने उसको जलील करके रख दें कि ये तो है ही बदतमीज़। ऐसे नहीं होता। हमारे घरों में ये चीज़ें चल रही हैं कि आप जो बड़े हैं ना वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, उन्हें बोलने में सुनाई। अब छोटा बच्चा जो है सुन रहा है, बंदा सुन रहा है कि चलो बड़ा है, बोल रहा है, कोई बात नहीं। कितने दिन सुनेगा? भाई है या तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मार दिया, तुम्हारे फलाने ने ये कर दिया, तुम्हारी बीवी ने मेरी बीवी को ये कह दिया, तुम्हारी बीवी ने अम्मी के साथ बदतमीज़ी क्यों की, अम्मी ने फलानी बात क्यों कर दी। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी फैमिलीज़ के लिए परेशानी का बाइस बन गई हैं। जिब्रान साहब, इस पर कितना काम करने वाला है और इसका अब क्या हल है? ये सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, अब इसको समेटना कैसे है? देखिए, इसको आपकी क्वेश्चन से आंसर से पहले एक छोटी सी एक और बात करना चाहूँगा कि जब भी हम रिलेशनशिप में पहले छोटी लड़ाइयाँ, फिर थोड़ी दरमियानी लड़ाइयाँ और फिर बड़ी लड़ाइयाँ करते जाते हैं, तो ये लड़ाइयाँ हमें ऐसे लग रहा होता है कि ये हम लड़ाइयाँ करके जो है ना अपना मुद्दा बड़ा स्ट्रेट अगले को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको हमारी बात समझ में आ रही है। तो आंसर ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम जितनी भी लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं ना, उससे हम दिलों में मज़ीद नफ़रतें और दिलों में मज़ीद कदूरतें पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो जो भी हमने बात करनी हो किसी दूसरे के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना हो, तो उसका तरीक़ाकार जो ये है कि कम्युनिकेशन जो है ना उसको हमें
उस वक्त करना चाहिए जिस वक्त दोनों तरफ मूड्स जो हैं वो नॉर्मल हों। कभी भी हमें अपने ज़िंदगियों के फ़ैसले एक दूसरे के साथ बैठ के ना ही बहुत ज़्यादा खुशी में करने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गुस्से में करने चाहिए। बहुत अच्छी बात। जब हम नॉर्मल अपने माइंडसेट में हों तो हमें तब किसी इशू को जो है वो डिस्कस करना चाहिए, वो मसले उस वक्त रिजॉल्व हो जाते हैं और दिलों में कदूरतें पैदा नहीं होती। एक बात, और आपने जब क्वेश्चन किया था कि ये कैसे ठीक हो, तो उसके लिए बड़ा ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में और अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, मैं जैसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें अपनी करेक्टर एजुकेशन के भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। बिल्कुल ठीक। हमें ये बताना होगा कि करेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है जिंदगी के हर मामले में, एथिक्स कितने इम्पोर्टेंट है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से भी अपनी कॉलेजेस में और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज, पर्टिकुलरली जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल सोशल स्टडी, बाकी कोई और साइंसेस या मैथ्स या केमिस्ट्री वो हम डालते हैं ना, इसी तरीके से हमें ये कंसिस्टेंट कर देना चाहिए हर डिग्री के अंदर कि उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो पढ़नी है और उसको सिर्फ और सिर्फ किसी सोशल साइकोलॉजीज के पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ना के बारे एक सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है, पढ़ लो और विच नंबर आ जाएंगे, नॉट लाइक दिस। हमारी यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा एक कोर्स होता था लाइफ एंड लर्निंग के नाम से। डॉक्टर हसन सोए मुराद साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि बच्चों के अंदर लाइफ एंड लर्निंग को कनेक्ट किया जाए और रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स भी जो है वो यूनिवर्सिटीज लेवल पर पढ़ाई जाए। तो ये हमें मैंडेटरी कर देना चाहिए हर जगह पर। तो जब कानों में ऐसी बातें बार बार पढ़ेंगी ना, तो तब लोग डेवलप होंगे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को अपना आप रोल मॉडल बनाना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वो जब अपने पेरेंट्स को देखते जाएंगे तो फिर उसी ही तरह के होते चले जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली द सोल्यूशन कि एक एजुकेशन का हिस्सा बनाएं और दूसरा पेरेंट्स जो हैं वो रोल मॉडल बने, तब हम इस रिलेशनशिप को आजकल जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, फिर वो ऐसी बातें शुरू कर देते हैं घर में कि जो तकलीफ़ का बाइस बनती हैं दूसरे लोगों के लिए। अब आपके अपने बच्चे तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो आपके घर में दामाद हैं, जो आपके घर में बहुएं हैं, उनके लिए वो बातें बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती हैं, उनको अजियत होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें ऐसी आदतें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे साथ मसाइल चल रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या इसका करना चाहिए? आंसर ये देखें डॉक्टर साहब कि जो लोग ना, जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो बूढ़े पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक लड़का एक लड़की, उसकी शादी हुई है 25-26 साल की उम्र में, वो पेरेंट्स बन गए। अब वो डे 1 से ऑनवर्ड अगर अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं तो बेसिकली वो ही रोल मॉडल और वो ही हरकत। अब जब हम, अब एक बात हो गई तो हम समझ जाएंगे ना, यंग पेरेंट्स ही रोल मॉडल बनेंगे अपने बच्चों के, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब यंग पेरेंट्स अपने बच्चों के रोल मॉडल बन जाएंगे और जब पेरेंट्स जो हैं वो 50 या 60 की एज को ऐसे ही रोल मॉडल पेरेंट्स 50 और 60 को क्रॉस करेंगे ना, तो फिर अगर वो उस वक्त, क्योंकि बूढ़ा और बच्चा बराबर होता है, तो फिर अगर बूढ़े लोग उस वक्त कहीं पर कोई स्लिप एक्टिविटीज़ भी कर जाएंगे ना, कुछ अजियत पहुंचाने वाली एक्टिविटीज़ भी कर जाएंगे, तो नीचे बच्चे इस तरह से मेंटली ट्रेंड होंगे कि उन्हें पता होगा कि यार मुझे अब अपने बड़ों की ना किन बातों को इग्नोर कर देना। मैं मिसाल के तौर पे अपनी दादी के पास बैठता होता था कई दफ़ा, तो मैं उनकी कई बातों को ना सिर्फ सुनता होता था, मुझे पता होता था मुझे इसको सुन लेना है ताकि उनकी भड़ास निकल जाए, लेकिन उनकी बातों को सीरियस लेकर दिल पर लगाकर फिर उसके ऊपर तो वो तो नहीं समझा सकते। और वैसे भी एक बात आपको बताऊं कि आफ्टर द एज ऑफ 40 किसी की पर्सनैलिटी को चेंज करना ना वो मुश्किल होता है, हो नहीं सकता। तो इसलिए ये बात उस वक्त पे यंगस्टर्स को समझनी है कि यार बजाय इसके कि हम पेरेंट्स को शिकायत करें, हमें अपने माइंड की अलाइनमेंट को इस तरह से करना है कि हमें उनकी बात को बुरा ही नहीं मानना। अच्छा, वो कुछ कह रहे हैं या वो आपको बुरा भला कह रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसको जो है वो एक नॉर्मली बात लेके इसको ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन लोग इसको अना का मसला बना लेते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। जिब्रान साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आज का प्रोग्राम हमने जो रिलेशनशिप के हवाले से किया, बिहेवियर्स के हवाले से किया कि अपने ज़ाती जो रिलेशंस हैं, जो खून के रिश्ते हैं, उनके साथ हमें कैसे चलना है, और जो रिश्ते हम इस दुनिया में आके बनाते हैं, दोस्ती के, मोहब्बत के वो रिश्ते जिनके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए जो है वो राज़ी हो जाते हैं कि अगर कोई हमें जो है वो छोड़ के चला जाए। सिर्फ समझने की बात ये है कि किसी को भी अपनी ज़िंदगी में उतनी जगह ना दें कि वह आपकी बुनियादें हिला जाए। आप
उतना उसके साथ चलें जितना वो आपके साथ चलता है। और अगर कोई आपको इज़्ज़त देता है तो उसको ज़रूर इज़्ज़त दें, जो नहीं देता उसको भी इज़्ज़त दें, क्योंकि यही हमें सिखाया गया है और यही हमारा करैक्टर है। अपने करैक्टर को बिल्ड करने के लिए बर्दाश्त और सब्र, ये 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, मेरा ख्याल है मसले काफ़ी आसान हो जाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।